हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताईता। देश में हर दिन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 147 पहुंच चुकी है। संक्रमित देशों में देश के 122 और विदेश के 25 लोग शामिल हैं और वहीं 14 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार कोरोना वायरस की गिरफ्त में देश के 16 राज्य हैं। महाराष्ट्र में इस जानलेवा वायरस के सबसे ज्यादा 41 मरीज हैं और इनमें 3 विदेशी भी शामिल हैं। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कोरोना वायरस किस तरीके से लोगों को संक्रमित कर रहा है और कोरोना का कहर न सिर्फ देश में बल्कि राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस कोरोना वायरस का कहर देश और प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि हर रोज कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। कहा गया है 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थलों पर 200 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, व्यावसायिक अगर केंद्रों की बात की जाए, अगर IT सेक्टर की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो वो भी बंद कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को कहा गया है कि वो घर से ही काम करें, वर्क एट होम करें। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं, इटली में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारत में कोरोना के 140 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पुणे और बंगाल से भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और सेना का एक जवान भी कोरोना की चपेट में आया है। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को देखते हुए, क्योंकि 25 मार्च से चैत्री नवरात्रि पर्व शुरू है और चैत्री नवरात्रि पर्व को देखते हुए, उसके मेले को देखते हुए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए, संख्या देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि धार्मिक क्षेत्रों पर जो श्रद्धालु हैं वो अब की बार नहीं आएंगे। मंदिरों के कपाट भी खुले रहेंगे, पूजा पाठ पहले की तरह होती रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता अब की बार मंदिरों में नहीं देखने को मिलेगा। तो कोरोना का कहर मंदिरों पर भी जारी है और ये भी आपको जानकारी दे दें कि सेहत के साथ साथ आर्थिक हालात में भी कोरोना वायरस का प्रभाव जारी है। गुरुग्राम की बात कर ले, रोहतक की बात कर ले, हरियाणा के सभी बड़े जिलों की बात कर ले जो कि व्यावसायिक दृष्टि से बड़े अहम माने जाते हैं, वहां भी मॉल और रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए जा चुके हैं। सिनेमा हॉल्स की भी बात कर ली जाए तो सिनेमा हॉल भी जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें, अजय मेहता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वो भी हमें बताएंगे कि कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियात जो है उनके क्षेत्र में बरती जा रही है और क्या कुछ जो है वहां के लोग कह रहे हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं अजय मेहता की ओर। अजय, जरा बताइए कि लोग कोरोना को लेकर कितना डर महसूस कर रहे हैं और किस तरह लोग अपने आप को जागरूक महसूस कर रहे हैं। जी सोनिया, देखिए जिस प्रकार से वैश्विक सिनेरियो के अंदर कोरोना ने अपना असर दिखाया है, भारत के अंदर भी लगातार जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके असर को कम करने के लिए जो है कम्युनिटी में फैले ना, इसको रोकने के लिए सरकारें और प्रशासन जो कदम उठा रही हैं, लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भीड़ में ना जाएं, भीड़ कम से कम एकत्र होने दें ताकि जो है इसका फैलाव कम हो। अब फतेहाबाद प्रशासन ने जो जहां सार्वजनिक स्थल है वहां पे ऐसी व्यवस्था की है कि लोग जो है कम से कम जो प्रिकॉशन है, जो सावधानियां हैं, जो एहतियात है वो बरतें। अभी देखिए ये हमारे सामने ये लघु सचिवालय का जो है मुख्य गेट है और यहाँ पे वॉश बेसिन और सैनिटाइजर और हैंड वॉश की तमाम सुविधाएं यहाँ की गई हैं ताकि जो यहाँ आने वाले लोग हैं कम से कम जो है जर्मिनेशन जो ना हो, इसको लेकर के भी जो है ये जो व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं हाथ धो रहे हैं और हाथ धोकर ही वापस आ रहे हैं। तो इस तरह की जो एहतियाती कदम है प्रशासन अपनी तरफ से तो उठा रहा है, लेकिन जहां जो भीड़ एकत्र करने का बात है, लोग एकत्र ना हो, बाजारों के अंदर भी कम से कम अनावश्यक रूप से जो है लोग बाहर ना निकले कि जो इस फैलाव को रोका जा सके। बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन भी हैं मंदिरों के अंदर, उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है कि ताकि जो है इसका फैलाव रोका जा सके। जी सोनिया। अजय, अगर बाजार की बात कर ली जाए, क्योंकि बाजार भी बंद है और छोटे जो व्यापारी हैं उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, कितना नुकसान देखा जा रहा है और कितना जो है इस नुकसान की भरपाई के लिए वो खड़े दिखाई दे रहे हैं।
जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से इसका कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है उससे मार्केट भी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। लोगों का जो है आवाजाही बंद है। बहुत जो आवश्यक वस्तु जो है वो लेने के लिए मार्केट में निकल रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर जो बाजार में बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जो बड़ी चिंता वाली बात यह है कि कोरोना को रोका जाए, इसको लेकर के चाहे दुकानदार है, चाहे आम वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, प्रशासन है, तमाम लोग जो है अपना जो है सहयोग कर रहे हैं कि इसको किसी प्रकार से फैलाव ना हो और लोगों की जो है बीमार ना पड़े। जी बिल्कुल। सरकारी अस्पतालों का जिक्र किया जाए अजय, तो प्रदेश के कई जिलों से भी खबरें सामने आती हैं सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा रहता, तो यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? सोनिया, देखिए, अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो कमोवेश हरियाणा का जो सिनेरियो है वही फतेहाबाद का भी सिनेरियो है। यहाँ पर भी जो है मेडिकल स्टाफ की कमी तो है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाओं को माकूल बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए प्रबंध किए गए हैं। हालांकि अभी देखिए फतेहाबाद में 2 सस्पेक्टेड केस आए थे, वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है। अभी 2-3 जो है और सैंपलिंग की गई है। जो बाद जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, बाहर से लोग आए हैं, उनके सैंपल लिए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जो समय पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, इनको जो है निर्देश दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जो है जिनकी स्क्रीनिंग की जाए, जो सस्पेक्टेड लोग हैं जो उनकी स्क्रीनिंग की जानी है, उनके संपर्क में ना आए और उनका जो है इलाज भी किया जा सके। जी सोनिया। अजय, मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत कितनी देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र में? सैनिटाइजर की किल्लत तो देखिए पूरे देश में बनी हुई है। फतेहाबाद में यही हालत है। अभी कहीं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जो सैनिटाइजर और मास्क जो है महंगे दामों में बिक रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि कहीं पर भी मास्क और सैनिटाइजर को जो है महंगे दामों पर नहीं बिकने दिया जाएगा, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी के अंदर आया है। अगर कहीं निकलता है, नजर आता है, तो निश्चित तौर पर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी सोनिया। और लोग कितने सजग नजर आ रहे हैं, कितने सतर्क नजर आ रहे हैं आपके क्षेत्र के? तो बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में कोरोना का कहर जो है वो जारी है और प्रशासन की ओर से भी बहुत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं और पैम्पलेट्स के जरिए और एडवर्टीजमेंट के जरिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। अब तक के 147 केस जो है वो सामने आ चुके हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया है और कोरोना के केस हर रोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है जागरूकता की और ऐसे में आवश्यकता है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें। हरियाणा न्यूज लगातार कोरोना से बचाव के लिए मुहिम भी चला रहा है कि किस तरीके से आप सतर्क रह सके, किस तरीके से आप सावधानी बरत सके और किस तरीके से आप कोरोना से खुद का भी बचाव कर सकें, अपने परिवार का भी बचाव कर सकें। और इसी बचाव के साथ आप सरकार को भी जो है जागरूक तो सरकार हालांकि कर ही रही है लोगों को, लेकिन सरकार ने जितनी भी एडवाइजरी जारी की है, किस तरीके से आप भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार हरियाणा न्यूज भी मुहिम चला रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। तो लगातार हरियाणा न्यूज मुहिम चला रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सावधान रह सकते हैं, किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं। तो हर रोज हम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि किस तरीके से आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। अगर गांव देहात की बात की जाए तो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में लोग किस तरीके से सावधानी बरतें और अगर घरेलू आधार पर उपाय कर सकें तो वो उपाय भी क्या किए जाएं। हमारे पैनल में जो एक्सपर्ट मौजूद है उनसे आप सभी को मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हैं, डॉक्टर मनीष चौहान हमारे साथ हैं, प्रदीप मिश्रा मार्केट एक्सपर्ट है, ये भी हमारे साथ हैं। इसी बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि कोरोना वायरस देश में फैला हुआ है तो देश की इकोनॉमी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अगर व्यवसाय की बात कर ली जाए तो व्यवसाय पर लगातार नेगेटिव रिपोर्ट सामने आ रही हैं और व्यापारियों की ओर से, लघु उद्योग कर्मियों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते उनका व्यवसाय बंद होने के कगार पर आ गए या फिर ये कहें कि उनकी कमाई जो है वो लगातार कम होती जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा से सबसे पहले यही सवाल करेंगे, असर
कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से डगमगाई हुई तो पहले ही थी, लेकिन अब कितना नेगेटिव इफेक्ट देखा जा रहा है? देखिए, ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 इसका टेक्निकल नेम है, ये भी एक आम फ्लू की तरह है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही है। क्योंकि आम फ्लू की अगर आप बात करें तो उसके अंदर कोल्ड, फीवर, स्नीजिंग, यही सब चीजें होती हैं। और ये जैसे HIV की भी बात करें तो वो कांटेक्ट में आने से फैलता है, लेकिन इस वायरस में थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ पर कहीं अगर जर्म्स पड़े हुए हैं, इन्फेक्शन कहीं पड़ा हुआ है, वहां पे आपने टच किया, वो कांटेक्ट में आप नहीं भी हैं और आपने उस एरिया को टच किया, ये तब भी तेजी से फैलता है। तो ये एक इसका जो और नेचर इसका डिफरेंट है, वो कोरोना वायरस का ये है। तो इससे जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब, जो कि हबई के अंदर वुहान है, या हबई भी अपने आप में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये उस एरिया को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है। ऑल ओवर इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत मात्रा में चाइना से है, इसका इम्पैक्ट आप ऑल ओवर वर्ल्ड पे देख रहे हैं। और एक्सपोर्ट होने के कारण चाइना इंपोर्टर भी है। जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो बहुत सारी रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट भी करता है। तो उस कारण से भी ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिला। और जो नॉकआउट जैसी सिचुएशन है, मतलब जैसे वुहान को पूरा नॉकआउट कर दिया गया, आसपास के एरिया से कट गया, जैसे जैसे वो जहां जहां फैलना शुरू हुआ है वर्ल्ड के अंदर, उन एरियाज को नॉकआउट करना शुरू कर दिया। तो जिससे ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन और आपका टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुए हैं। और ये ओवरऑल अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, ये ओवरऑल धीरे धीरे इसका असर देखने को पड़ेगा। बाकी ये भी कहा जा सकता है कि इसका कोई डाटा नहीं है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं या आप एजम्पशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पीक पे होगा तब इसको आप प्रॉपर एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है। आज आपकी एजम्पशन ही हो सकती है कि हाँ, ये आपको आने वाले टाइम में और इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब अभी इसका पीक देखना बाकी है। ये मैं कहूंगा कि ऊपर वाले की कृपा हो कि गर्मी बढ़े, जिससे इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो और ये इंडिया से बहुत जल्दी पूरा पांव फैला ना पाए और जल्दी ही इंडिया से चला जाए। अगर कृषि से उत्पन्न हुए चीजों की बात कर ली जाए, खाद्य पदार्थों की बात कर ली जाए, तो इससे किसानों को कितना नुकसान माना जाए? क्योंकि धान जो है वो भी चाइना में जो है अपने किसानों की ओर से दिया जाता है, तो किसानों की आय पर किस तरीके से इफेक्ट माना जाए? देखिए, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को इफेक्ट कर रहा है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ही आप ट्रांजिट कर सकते हैं, मटेरियल गुड्स को आप इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्टेड है। अगर सप्लाई हो भी रही है और उसके बाद वो सही जगह पहुंच नहीं पा रही है, तो वो प्रोडक्शन भी यूजलेस हो जाती है। और कई बार प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल आपके पास नहीं पहुंच पाता, तो भी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ओवरऑल सिस्टमैटिक चेंज जो है पूरा इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। इससे पूरा ऑल ओवर, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंपैक्टेड है। कौन कितना इंपैक्ट हो पाता है या कौन अपने आप को कितना बचा पाता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में उस कंट्री के ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस चीज का हो। डॉक्टर चौहान, कोरोना वायरस से बचने के लिए आखिरकार मास्क पहनना ही जरूरी क्यों है? और ये भी बताइएगा कि मास्क की अवधि कितनी हो, कितने वक्त तक एक मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एडवाइजरी में देखिए तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मास्क पहनना जरूरी है सबके लिए। ठीक है, अगर आपने कल का न्यूज भी देखा हो तो काफी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि मास्क पहनना किसके लिए जरूरी है और किसके लिए नहीं जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप संक्रमित हो, आपको जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो आप खुद पहने ताकि वो औरों को ना फैलाए। या अगर आप किसी ऐसे पेशेंट या ऐसे परिवार वालों के सहायता कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार की दिक्कत है, अगर आप हेल्दी हैं और आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसे ये दिक्कत है, तो आपको ये पहनने की जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स को बिल्कुल जरूरत है। और दो प्रकार के आते हैं मास्क, एक N95 होता है, सर्जिकल नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क होता है। तो वो रिकमेंडेशन हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, लेकिन आम जनता जिनके आसपास खासकर 6 फुट के अंदर के दायरे में कोई बीमार नहीं है, तो उन्हें पहनने की जरूरत नहीं है। और दिक्कतें क्या है? एक तो है कि एक मास्क फिर ऐसा नहीं कि हम दिनों दिन पहन रहे हैं। एक मास्क 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे के बाद वो किसी काम का नहीं रहता है। और दूसरा ये कि मास्क पहनने का और उतारने के तरीके हैं जो ट्रेनिंग में हेल्थ केयर वर्कर्स को पता है, लेकिन आम जनता को नहीं पता है। तो अगर वो मास्क भी गलत तरीके से पहना जाए, उतारा जाए और बार बार आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? आप अपने, हो सकता है जो संक्रमित हाथ है उनको आप अपने मुंह में, आंख में, नाक में एडजस्ट करने में लगा रहे हैं, तो आप यू आर जस्ट डिफीटिंग द पर्पस, आप नुकसान ही ज्यादा कर रहे हैं।
डॉक्टर पंकज, सवाल ये भी बना हुआ है कि कोरोना से अगर कोई एक बार संक्रमित हो गया, क्या दोबारा संक्रमण की संभावना है? देखिए, इस पे भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अब वैसे जो पहले के जो ट्रेंड देखते हैं तो उसमें लगता है कि जब एक बार कोरोना वायरस या कोई भी वायरस से जब हो जाता है तो उसमें रिकवरी के टाइम में बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है और चांसेस ये रहते हैं कि दोबारा नहीं होता है। तो अभी कोरोना वायरस के बारे में इस तरह के डाटा नहीं है, पर उस स्टडी को देखते हुए लगता है कि दोबारा नहीं होगा, चांसेस कम है उसके। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है, और कितना खतरा फिलहाल मानते हैं, क्योंकि सरकार भी एडवाइजरी लगातार जारी कर रही है, लोग भी सावधान हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, तो कितना खतरा कोरोना का फिलहाल भारत पर माना जाए? अभी आप देख रहे हैं एक तारीख बहुत बार बार आप सुन रहे हैं 31 मार्च। बिल्कुल बिल्कुल। यूजुअली फाइनेंशियल ईयर के साथ जुड़ी होती थी ये, लेकिन इस बार ये कोरोना के साथ जुड़ गई। बिल्कुल। उसका कारण समझने की कोशिश कीजिएगा। कारण समझने की जरूरत यह है कि जब वो 3 हफ्ते के बाद अगर हम बाकी कंट्रीज में देख रहे हैं कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है, तो वो 3 हफ्ते के बाद उसकी स्पाइक बहुत तेज है, बहुत ज्यादा, एकदम से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ऐसे चली जाती है। तो अभी हिंदुस्तान में हम जो 3 हफ्ते हमारे गुजरे हैं, 3 साढ़े 3 हफ्ते गुजरे हैं, उसमें हमने स्पाइक को अभी इसको कंटेन कर रखा है। अगर इस स्पाइक को हम 31 मार्च तक और कंटेन करने पाने में सफल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा हिंदुस्तान की जनता के लिए। इसीलिए सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं, सारी एडवाइजरीज आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, छुट्टियां हो रही हैं, होमवर्क से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, एडवाइजरीज कर रही है, इसका संसाधन कर रही है, लेकिन जनमानस जो है वो इसके साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जुड़ रहा है। जितनी तेजी के साथ उसको जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ रहा है। आपने छुट्टी कर दी, छुट्टी करने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि उस पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो बाहर पड़ता था, जो ऑफिस में गैदरिंग्स होती थी, इकट्ठा एक दूसरे के नजदीक जाते थे, उसको हम कम करें। लेकिन हो क्या रहा है कि वो भीड़ ऑफिस से, फैक्ट्री से, बाकी से, वहां से हटके वो अन्य स्थानों पर चली गई है। उसके बाद कहाँ गई? वो मॉल, पिक्चर हाउस, बाकी जगह चली गई। अब उनको भी बंद करने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद वो पार्क्स, बाकी जगह जारी है। यानी ये कॉन्सेप्ट जनमानस को नहीं समझ में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। अब अगर आप घर में भी बैठे हैं, एक दूसरे के पास कहीं पर भी बैठे हैं, तो कम से कम आप 2-3 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 मीटर तो एक्सपेक्टेड है ही है, क्योंकि आपका ये जो कोरोना वायरस जो छींक का, बाकी का जो प्रभाव आता है वो 1 मीटर से ज्यादा एरिया को ही कवर करता है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको करने के लिए किया गया था ये सारे का सारा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि ये अब सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा रही है। बिल्कुल। अब है मौका जनमानस को अपनी इसको करने का, सुरक्षा चक्कर अपने चारों तरफ, अपने परिवार के चारों तरफ बनाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। जो एडवाइजरी की जा रही है वो सिर्फ एडवाइजरी को इमरजेंसी मेथड्स मानते हुए उसके आगे बढ़ना चाहिए। अगर 31 मार्च तक हम इसी ग्राफ को इसी तरह से रखे और स्पाइक नहीं आई तो चांसेस हैं कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। इसी बीच रुक कर लेते फरीदाबाद की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, जरा बताइए फरीदाबाद के लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क नजर आ रहे हैं और प्रशासन ने किस तरीके की एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है और एडवाइजरी का कितना जो है पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद के लोग काफी जागरूक हैं। फरीदाबाद में अभी तक ऐसा एक भी मामला कहीं सामने नहीं आया कोरोना को लेकर, पर अधिकारियों की बात करें, डॉक्टर की बात करें, साफ तौर पर अलर्ट पर हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप घबराए ना कहीं ना कहीं। और साफ तौर पर हम बात करें तो फरीदाबाद की जेल की, फरीदाबाद जेल में जितने भी अधिकारी काम करते हैं, जितने भी पुलिस के जवान काम करते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं मास्क प्रोवाइड करा दिया गया है। वहीं कैदियों पर कहीं ना कहीं, जो कैदियों से मिलने जो उनके परिजन आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। फरीदाबाद में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कल देर रात भी उन्होंने मीटिंग की थी तमाम डॉक्टर्स के साथ की किस तरीके से, यदि कोई केस इनकेस यहाँ पर केस आता है तो किस तरीके से निपटेंगे, उसको लेकर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देर रात तक मीटिंग चली। मैं आपको बताऊं कि पूरी तरीके से प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट पर है फरीदाबाद में। वहीं जो अधिकारी हैं, डीसी की बात करें या फिर बड़े नोडल अधिकारियों की बात करें, वो लोगों से यही कह रहे हैं कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है, काफी ऐसे जो धार्मिक स्थान है उनको भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। तो साफ तौर पर फरीदाबाद प्रशासन भी काफी अलर्ट पर नजर आ रहा है। जी सोनिया।
और अगर व्यापारियों की बात की जाए, व्यवसायियों की बात की जाए, राजा, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि लगातार जो है सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। मॉल्स की बात कर ले, सिनेमा हॉल्स की बात कर ले, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है और जो ग्राहक हैं उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है, तो उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल सोनिया, हमने छोटे व्यापारियों की बात करें, जो टूर ट्रैवल का काम करते हैं, उनसे भी बात करें या फिर बड़े व्यापारियों की बात करें, उनसे भी हमने बात की। लगातार काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से जो वायरस का खौफ कहीं ना कहीं लोग हैं जो कि अपने घरों में दुब के बैठे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, तो साफ तौर पर छोटे व्यापारियों को ज्यादा नुकसान इसमें कहीं ना कहीं हो रहा है। पर व्यापारी संतुष्ट करे बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ये महामारी पूरे फरीदाबाद की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, इस तरह फैली है, वो भी हेलो जी राजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुखातिब कराने के लिए फरीदाबाद के क्या हाल हैं। डॉक्टर चौहान, अब सवाल ये भी उठता है कि संक्रमण से कोरोना वायरस फैलता है। अब संक्रमण अगर सार्वजनिक स्थलों की बात कर ले जाए, लोग जो हैं सीढ़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार अगर जैसे दरवाजा किसी ने खोल दिया, दरवाजे का जो हैंडल है, क्या लगातार उसको टच करने से, उसको छूने से ये संक्रमण फैल सकता है? देखिए, अभी तक जो भी कह लीजिए रिसर्च और डाटा है वो इस मामले में अभी सामने आ ही रहा है धीरे धीरे। तो पहले कहते थे कि वो काफी दिनों तक रहता है, अब जो धीरे धीरे डाटा आ रहा है वो बता रहा है कि आपकी सरफेस पे डिपेंड करता है कि सतह कैसी है। ठीक है, मेटल है, फैब्रिक है, ठीक है, वुड है, पॉलिश वुड है, अनपॉलिश वुड है, तो ज्यादा यूं कह लिए कि कुछ घंटों तक तो रहने का हमारे पास प्रमाण है कि जो है कुछ घंटों तक डिपेंडिंग ऑन की सरफेस क्या है आपके उस पर रहता है। ठीक है, अभी तक माना जाए कि जो मेजर तरीका फैलने का तो अभी इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ही है, बिल्कुल, लेकिन कुछ परसेंट हमारा जो है वो पाया गया है कि आपके सतहों से भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाई टच सर्फेस। आप मान के चलिए कि हाई टच सर्फेस दरवाजे का हैंडल होता है, दरवाजे का फ्रेम आप कम ही छूते हो, आप हैंडल ज्यादा छूते हो, तो वो होने के चांसेस है। इसलिए जो सरकार भी कर रही है, कई ऑफिसेज, इंस्टीट्यूट, हमारा हॉस्पिटल, हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि उसे हर घंटे में साफ किया जाए। देखिए, ये जो वायरस है ये काफी आसानी से नष्ट हो जाता है। आपके जो है केमिकल जो नॉर्मल आम सफाई के लिए होते हैं उनको कोई स्पेशल नहीं चाहिए, बस जरूरत है उसे साफ करने की। और इसलिए दूसरी एडवाइजरी ये भी आती है कि जब आप ये सतह टच कर ले उसके बाद आप अपने हाथ जरूर रेगुलरली साफ करते रहे और कोशिश करें कि बिना साफ किए हाथ मुंह पे, नाक पे ना लगाए। हाथ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर हाथ से आपके मुंह तक या आपके परिजनों के हाथ मुंह तक जाता है तो दिक्कत है। बिल्कुल, तो लगातार हम जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कोरोना से सावधानी बरत सकते हैं, क्या सतर्कता आपको बरतनी है और संक्रमण किस तरीके से हो सकता है, क्या प्रारंभिक लक्षण हैं और किस तरह आप कोरोना से अपना और अपने परिवार का भी बचाव कर सकते हैं। तो लगातार हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और लगातार कई दिनों से हम इसी वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के साथ यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कोरोना से किस तरीके से बचाव किया जा सके। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चर्चा में फौरन लौटते हैं। लगातार हम कोरोना पर चर्चा करें कि किस तरीके से आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं, कितनी सावधानियां आप बरत सकते हैं और क्या क्या सतर्कता आपको बरतनी बेहद जरूरी है। इसी बीच हम बढ़ते हैं चर्चा में और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गई हैं। स्वाति जी, क्या महिलाओं और बच्चों को कोरोना से ज्यादा खतरा है? देखिए, अभी तक अच्छी बात यह है कि बच्चों में इसका कम प्रकोप देखा गया है और 10 साल से कम के बच्चों में अभी कोई डेथ भी नहीं देखी गई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन डेफिनेटली बच्चे थोड़े रिस्क पर होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल उतनी स्ट्रांग नहीं होती और बच्चे हाइजीन वगैरह का उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं जैसे कि बड़े लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छा वक्त है जब हम बच्चों को भी हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं। जहां तक बात महिलाओं की है, मेरे ख्याल से जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या अगर हमारे घर में नवजात शिशु हैं या छोटे बच्चे हैं तो हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे केस में मैं यहाँ पे 2 बातें लोगों से बोलना चाहूंगी। जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो इमीडिएटली अपने छोटे बच्चों को गोदी में मत उठाइए, उन्हें प्यार मत करिए, जो कि जनरली हमारे भारतीय कल्चर में हम लोग करते ही हैं। लेकिन इस वक्त हमें थोड़ा ये सब अवॉइड करना है। जब आप सारा दिन बाहर रहकर आए हैं या आप कुछ देर के लिए भी बाहर गए हैं तो घर में वापस आने के बाद पहले साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोएं। अगर आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, सारा दिन आप बाहर रहे तो प्लीज अपने कपड़े भी बदलिए, तभी
किसी नवजात शिशु को या छोटे बच्चे को गोदी में लीजिए या उनको प्यार कीजिए। तो ये सब चीजें अगर हम थोड़ी बहुत करें तो वो बहुत अच्छी होंगी। जो भी छोटे बच्चों की हैंडलिंग कर रहे हैं उन सबके लिए जरूरी है कि वो जब भी बच्चे को छुएं तो साबुन और पानी से हाथ धो करके ही छुएं। अब जहां तक बात प्रेग्नेंट फीमेल्स की है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है, तो पहले तो जिन भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को एनीमिया है यानी कि उनमें खून की कमी है, उन सबको आयरन की गोली लेनी चाहिए ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा रहे। इस वक्त बहुत जरूरी है। दूसरा, इन सबको भी बाहर निकलना कम करना है। उनको कोशिश करनी है कि वो कम से कम लोगों से मिलें और जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम है उनसे दूर रहें। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी इस वक्त जरूरी है कि वो अपना एहतियात ज्यादा रखें और घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी हम ज्यादा प्रोटेक्टेड रखें। और संक्रमित जैसे कोई भी आदमी हो गया, कोई भी महिला हो गई, उसके हाथ से खाना खाना कितना ये माना जाए कि उससे दुष्परिणाम निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, जिनको भी संक्रमण हो रहा है उनको आइसोलेशन में ही रखा जा रहा है। उनको एक अलग कमरे में रखा जाता है, उनके लिए एक अलग बाथरूम होता है और उनके जो बर्तन होते हैं, उनका जो टॉवल होता है, उनका जो बेडिंग्स वगैरह होता है, वो सब भी अलग किया जाता है। वो सब शेयर नहीं किया जाता इस वक्त। तो वैसे भी ये एहतियात बरते जा रहे हैं कि जिन लोगों को संक्रमण है, और उन लोगों को कोशिश की जा रही है कि एक या दो व्यक्ति, देखिए जो जिनको संक्रमण हो रहा है उनको सारों को हॉस्पिटल में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड डिजीज भी, और ज्यादातर लोगों में माइल्ड डिजीज ही हो रही है। तो ऐसे में उनको घर पे ही रखा जा रहा है, लेकिन घर में भी घर के एक ही व्यक्ति या सदस्य से ये कहा जा रहा है कि वो उनकी केयर करे, वो उनको खाना दे या उनकी जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरी करे, ताकि इंटरेक्शन बाकी लोगों से ज्यादा नहीं हो। तो उनको घर में भी सेग्रीगेट किया जा रहा है ताकि उनसे इन्फेक्शन दूसरे लोगों में ना जाए। और अगर ग्रामीण महिलाओं की बात कर ली जाए तो ग्रामीण महिलाओं का कामकाज उस तरीके से होता है कि पशुपालन भी उनके पास है और दुग्ध उत्पादन भी उनके पास है, तो वो किस तरीके से कोताही बरते, किन कामों से कोताही बरते और क्या सावधानी बरते? देखिए, अच्छी बात यह है कि ये इन्फेक्शन अब जैसा शुरू में हम लोगों ने सुना था कि वुहान से शुरू हुआ और वहां जानवरों की बात आई और लोगों को लगा कि शायद जानवरों से ह्यूमन में ये इन्फेक्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। तो जानवरों से ह्यूमन में ये इन्फेक्शन नहीं आ रहा है। तो जो भी इस वक्त जानवरों की डीलिंग कर रहे हैं, या जैसे आप बता रही है कि ग्रामीण महिलाएं वो दूध निकालती है करती है, तो जानवरों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज कर रहे हैं, बस हम सब लोगों के लिए इस वक्त जरूरी है हैंड हाइजीन मेंटेन करना, यानी कि हाथ साबुन और पानी से नियमित धोना हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप वो भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे आपके प्रांत में अभी कोरोना वायरस ने दस्तक दी है या नहीं दी है, चाहे आपके शहर में कोई केस है या नहीं है, इस वक्त हर भारतवासी वो जहां भी कहीं है उनके लिए जरूरी है कि वो हैंड हाइजीन मेंटेन करें, लोगों से कम मिले, ट्रैवल नहीं करें और कोल्ड एटिकेट्स का ध्यान रखें, यानी कि जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम है उनको खुले में खांसना छींकना नहीं है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है या एल्बो का इस्तेमाल करना है, इस तरह से खांसना छींकना है। तो सिंपल सी चीजें हैं। हम सबको अगर हम ये 4-5 चीजें भी करें तो हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। डॉक्टर पंकज, फिलहाल कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो लोग अपने खाने में किन किन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें? देखिए, खाने का विशेष संबंध जो है कोरोना वायरस से नहीं है। जो आमतौर पे हम जो रिकमेंड करते हैं उसी चीज को मेंटेन किया जाना है। जो आपकी इम्यूनिटी लेवल कम ना हो उसका विशेष ख्याल करना है। अल्कोहल की कंजम्पशन कम कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल की कंजम्पशन करने से कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कम होती है और दूसरा आपकी सेंस ऑफ सोशल वो है डिस्टेंसिंग और बाकी सारी उस पर भी वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। जहां तक आपके वेज और नॉन वेज खाने का है, इसका भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्यों जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वायरस जो है एनिमल्स में बाकी में इस तरह प्रिवेलेंट नहीं है। इसके लिए ह्यूमन जो है वही इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ये जा रहा है। तो ये खाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर हम कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। और सबसे ज्यादा जो मैंडेटरी है, जो पहले हमारे सारी संस्कृति में रहता था कि सबसे पहले आप हाथ धोते थे, हाथ मुंह धो के चलो आप जब भी घर में आते थे कहते अच्छा हाथ मुंह धो लो खाना खाएंगे। तो वो परंपरा जो है वो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप हैंडल करें खाने को, जब भी हैंडल करें, चाय पानी लें, कुछ और भी लें, बाकी भी लें, उस समय में आप ये इंश्योर करें कि आप हाथ मुंह धोकर अभी अपना इस चीजों का लें, इसको अवॉइड करें। विशेष तौर पे खाने के लिए कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है कि आपको ये वाली चीज खानी और ये नहीं खानी है। और जहां तक विटामिन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, वो एक सपोर्ट जो रहती है रूटीन में जो हम बताते हैं वही चीज करने की। डॉक्टर चौहान, कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण से फैल रहा है। जब हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते, ट्रैवलिंग करते, तो फोन अक्सर हमारे पास होता है, तो फोन से इसके संक्रमण का कितना संबंध माना जाए?
देखिए, फोन सिर्फ कोरोना ही नहीं बताया जाता है कि हमारे काफी सारी संक्रमणों का कारण आपका फोन हो सकता है। खासकर अगर हम अब खुद को देखें, हम डॉक्टर्स हैं, हम बीमार और बहुत सारे संक्रमित लोगों के बीच में काम करते हैं, तो एक तरीके का फोन एटिकेट्स भी हमारे इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आप देखें तो यूं कह सकते हैं, आप अपने फोन को भी हम अगर चाहे तो क्लीन कर सकते हैं। यूजर आपके जो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशंस भी होती है, फिलहाल मैं पढ़ भी रहा था कि एप्पल जो है उन्होंने भी अपने आईफोन्स के लिए रिकमेंडेशंस जारी की है कि किस तरह आप उनको साफ कर सकते हैं। ध्यान उसका बस यही रखना है कि ऐसा नहीं कि हमें उनको पानी में डुबोना है या ज्यादा लिक्विड से करना है, लेकिन अगर आप जिस तरह अपने हाथ में जो अल्कोहल लगाते हैं, अल्कोहल हैंड रब लगाते हैं, उससे भी अगर आप उसको क्लीन करें तो उतना आपका उससे खराब होने के चांसेस नहीं है। थोड़ा बहुत खराब ही हो जाए, बट जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि उनको बच्चों से भी दूर रखा जाए। हम अपने बच्चों से भी अपने फोन को दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसे मुंह में डालेगा, क्या करेगा आप नहीं जानते। और मांसाहार खाने से भी लोग जो है परहेज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अंडे खाए जाएं या फिर नहीं खाए जाएं? बिल्कुल खाया जाए। देखिए, मांसाहार, अंडा जो भी है हमेशा से, मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ कोरोना नहीं ही बहुत सारी बीमारियों के लिए जरूरी है कि खाया जाए तो अच्छे से पका के खाया जाए। उन्हें कच्चा, आधा कच्चा आधा पका ऐसे नहीं खाया जाए। ठीक है, अगर कोई भी नॉन वेज अगर है, अंडा है, उसको अच्छे से पकाया जाता है, उसे अच्छे से फ्राई या जो भी आप जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं बनाया जाता है, वेल कुक्ड होता है, तो उसमें कोई खतरा नहीं। मिश्रा साहब, अब जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, इसको उभरने में कब तक का वक्त लग सकता है? देखिए, जीडीपी ऑलरेडी इंडिया की डाउन चल रही थी। यहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान बनाया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह सफल हो पाता, इससे पहले ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई है। और जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है तो वो डिफरेंट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है, फार्मा हो या ऑटोमोबाइल हो या ट्रेवल एंड टूरिज्म हो, इन सबको इम्पैक्ट करती है। तो सबसे बड़ी बात देखने को ये आ रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना से बहुत ज्यादा आता था, तो उसके कारण इंडिया की सप्लाई चेन धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई है और यहाँ पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा जाने लगा है। वर्क फ्रॉम होम में ये भी देखने को आया है कि लोग होम से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे हैं। तो ये एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सेटबैक इकोनॉमी में लग सकता है। मेरे को लगता है कि कम से कम 9 से 10 महीने अगर ये चीज इस स्टेज पे भी अगर रुक जाती है तो 9 से 10 महीने का सेटबैक इकोनॉमी को लग सकता है। जो गवर्नमेंट का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो मेरे को पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बिजनेस कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट में आप उसका इम्पैक्ट देख पा रहे हैं, और ट्रेवल सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इससे और जो कंजम्पशन है वो डिमांड और सप्लाई दोनों इम्बैलेंस हो गई है, जो आने वाले टाइम में बहुत बड़े परिणाम इसके आ सकते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर में कितनी मंदी मानी जाए कि कितनी हो सकती है? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी वो मंदी से जूझ रहा है, क्योंकि BS4 से BS6 के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रही है, जो कि पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो कोप अप नहीं कर पा रही है। तो अभी वो ऑलरेडी उससे उभरने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद जब रॉ मटेरियल जो कि अगेन वो चाइना से आ रहा है, बहुत सारी ऑटो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पड़ सकता है। जैसे फार्मा की भी बात करें तो फार्मा का भी रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है, और हिमाचल प्रदेश जो कि एक लार्जेस्ट फार्मा हब है, उसके लिए भी आप बात करें तो वहां पर भी सस्पेंशन के वार्निंग दिख रहे हैं। तो ये भी फार्मा इंडस्ट्री भी मेरे को आने वाले टाइम में दिक्कत दे रही है। और आईटी में जब देखा जाता है कि मैक्सिमम अलग अलग कंट्रीज में मूवमेंट होती है, तो वहां पर भी इस टाइम पे अगर आपका ट्रेवल हिस्ट्री है तो उसको भी वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है या उसे आइसोलेशन में डाला जा रहा है। तो ये आने वाले टाइम में बड़ा इम्पैक्ट इन सभी इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल सकता है। तो इस बड़े इम्पैक्ट से देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना तो जाहिर सी बात है, लेकिन सरकारों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गवर्नमेंट इस टाइम मेजर्स उठा रही है जो कर सकती है। गवर्नमेंट पब्लिक गैदरिंग को रोक रही है। गवर्नमेंट का मोटिव है कि इस पे बहुत ज्यादा लोगों का कांटेक्ट ना हो, लोग इकट्ठा ना हो ज्यादा, तो वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है। लेकिन
ये इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट पहले इसको क्योर करने की कोशिश कर रही है कि ये फैले ना, अगर ये फैलेगा नहीं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को बचाने से पहले इसे फैलने से रोकने के लिए ज्यादा कोशिश कर रही है। वो बात और है कि इस टाइम पर जो जैसे वॉशिंग से रिलेटेड मटेरियल है, आपका सैनिटाइजर है, हैंड वॉश के लिए यूज होने वाला मटेरियल है, या आपका लाइजोल वगैरह के जो आइटम्स हैं, इनमें काफी ज्यादा सेल और हेवी मार्जिन और ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो अभी बहुत पॉजिटिव साइन नहीं दे रही है। डॉक्टर स्वाति, अभी मास्क की किल्लत चल रही है, सैनिटाइजर की किल्लत चल रही है, लेकिन घरेलू तौर पर अगर सैनिटाइजर की जगह किसी चीज का इस्तेमाल किया जा सके तो वो कौन सी चीज है? देखिए, सबसे अच्छी चीज जो आप घरेलू तौर पे यूज कर सकते हैं वो साबुन ही है। इस साबुन से बढ़कर इस वक्त कुछ भी चीज नहीं है। तो अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप साबुन का यूज करिए, सोप की स्ट्रिप्स भी आती हैं, आप वो भी लेकर अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वक्त बेस्ट चीज वही है, उसी का इस्तेमाल करें मेरे ख्याल से। और ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जहां तक आपने मास्क के बारे में पूछा, वहां भी देखिए, आम व्यक्ति को बिल्कुल भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो मास्क खरीदने के लिए भागे नहीं, अफरा तफरी करे नहीं, कहीं मास्क नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो, क्योंकि मास्क केवल उन लोगों को लगाना जरूरी है जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है। तो वो मास्क लगाए ताकि उनसे इन्फेक्शन दूसरे लोगों में ना जाए, या जो लोग ऐसे लोगों की केयर कर रहे हैं, चाहे वो उनके घर के सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं, या हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उनके लिए मास्क लगाना जरूरी है, या जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिटेक्ट हो चुका है, डिक्लेयर हो गया है। अब जो बाकी व्यक्ति है, जैसे कई सारे लोग पूछते हैं कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे में हम अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो इसलिए अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, फिर भी तो आप कोई भी टिश्यू, कोई भी रुमाल, कोई भी कपड़ा उस वक्त यूज कर सकते हैं। उस वक्त मास्क ही होना जरूरी नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन देगा। सवाल ये भी है, नवरात्रि पर शुरू हो रहे हैं, जब भी प्रसाद का आदान प्रदान किया जाता है तो हाथ टच होते हैं, तो इसमें संक्रमण का कितना जो है वो माना जाए कि हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है? देखिए, इस वक्त चाहे हमारे जितने भी धार्मिक प्रथाएं हैं, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हैं, इस वक्त जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, हमें डेफिनेटली उन सबको कर्टेल करना बहुत जरूरी है इस वक्त। क्योंकि इस वक्त बात यही है कि हम जितना ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट कम करेंगे उतना अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग हैंडशेक करने के लिए मना कर रहे हैं, नमस्ते करने के लिए बोल रहे हैं, दूर से मिलने के लिए बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपनी मीटिंग्स करने के लिए बोल रहे हैं। तो जितना हम ह्यूमन कांटेक्ट इस वक्त कम करें, सभी लोगों से आग्रह भी है कि चाहे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, इस वक्त अपने घर से पूजा कीजिए। कृपा करके इन सब जगहों पर इस वक्त जाना थोड़ा अवॉइड करें, लोगों से कॉन्टैक्ट अपना कम करें। डॉक्टर चौहान, संक्रमण के बाद बचने की कितनी संभावना है? देखिए, अभी तक जितना भी हमें डाटा आ रहा है, यूं कह लीजिए कि अभी तो हम इनिशियल स्टेज में ही हैं, क्योंकि दुनिया भी इनिशियल स्टेज में एक अनजान बीमारी से लड़ रही है। लेकिन अभी तक जितना पता चला है, यूं कह लीजिए कि 80% लोगों को हल्का खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा कुछ नहीं होने वाला। खासकर जो जिनकी उम्र 60 से नीचे है, जिनको कोई और बीमारी लाइक शुगर, डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी या दिल की बीमारी नहीं है। जो बाकी 20% है, उनमें से एक लेवल ऑफ उनको अस्पताल में केयर की जरूरत पड़ेगी। इनमें ये जरूर है कि 10% लोगों को हो सकता है आईसीयू की जरूरत पड़े। लेकिन अभी तक ओवरऑल हम जितना देखें तो 2% के आसपास ही लोगों को अपनी जान जो जिनकी जा रही है वो 2% से ही भी कम है। और उनमें भी ज्यादा वो है जिनमें ये दिक्कतें हैं। तभी कहा जाता है कि जो बुजुर्ग है और जिन्हें ये बीमारियां हैं, कोई और बीमारियां, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर पंकज, किस उम्र के लोगों को जो संक्रमण है वो ज्यादा हो सकता है और किस उम्र के लोगों को जो है खास तौर पर ज्यादा परहेज करने चाहिए? देखिए, अभी जो डाटा उपलब्ध है उसको अगर हम देख रहे हैं तो ये एज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करके बता रहे हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है, अगर इन टोटलिटी में देखते हैं तो करीबन 2% के आसपास ये है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है। उसमें वो इवन 60 के बाद 60-70 के आसपास जो है उसका काफी 10-12-15% तक भी रेशो है। अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो तीनों डेथ्स हुई हैं, उनका सबका दे आर अबाउट 60 सीनियर सिटीजन थे। तो उसको देखते हुए लगता है कि ये एज के साथ रिलेशन है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं, आपका कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन,
या और कोई भी इस तरह के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों में ज़्यादा इसके प्रभाव नज़र आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना वर्कलोड है वायरस का। वायरस का वर्कलोड, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे लोगों में अगर आपका वायरल वर्कलोड कम है, वायरस का वर्कलोड कम है आपकी बॉडी में, तो उसमें आपके जो सिम्टम्स जो नज़र आएंगे वो माइल्ड टू मॉडरेट होकर निकल जाएंगे। और समय अनुसार, जैसे कि हम नॉर्मल फ्लू में देखते हैं कि नॉर्मल फ्लू में भी हम ये कहते हैं कि अभी ये 5-7 दिन रहता है, अगर आप इसका इलाज कराएंगे तो 1 हफ्ता लगेगा, इलाज नहीं कराएंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसी तरीके से 80-90% तक जो है उसका भी अगर वायरल लोड ज़्यादा नहीं है तो वो आके चला जाएगा। लेकिन अगर आपको 3-4 दिन के बाद जो नॉर्मल फ्लू की जो आते हैं, आपके खांसी, जुकाम, बाकी और एक डायरिया भी एसोसिएट हो गया अब इसके साथ, डायरिया की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डायरिया भी होता है। अगर इसकी वो सीवियरिटी बढ़ती जा रही है तो ये आपके सोचने का विषय है। उसके बाद आपको टेस्टिंग वगैरह कराने के लिए आवश्यक करना पड़ेगा। अभी तक सरकार ने टेस्टिंग को नियंत्रित कर रखा है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में थे, और अब हो सकता है कि अभी तक तो सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स में ही इसको और गवर्नमेंट कलेक्शन सेंटर्स में इसको निगरानी की जा रही थी, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये प्राइवेट लैब्स के लिए भी खुला छोड़ दें। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, लेकिन ये तब पता लगेगा जब टेस्टिंग ज्यादा संख्या में होगी, ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी ये भी देखने में आ रहा है कि इन सारे मेजर्स, क्वारंटाइन मेजर्स लेने से, बाकी लेने से कुछ लोग साइंस एंड सिम्टम्स को छुपा भी रहे हैं, बता भी नहीं रहे। वो टेस्टिंग के लिए भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे टेस्टिंग हो जाएगी, तो वहां पे क्वारंटाइन कर देंगे। उन सारी चीजों से बचने के लिए भी जा रहे हैं। तो जैसे ये प्राइवेट लैब्स के लिए भी खुलेगा तो हो सकता है कि उस समय वास्तु स्थिति का हमें पता लगे कि वास्तविक में क्या स्थिति है, कहानी है। कम्युनिटी स्प्रेड अगर हुआ तो चिंता का विषय है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, और अभी जैसा हम देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले ट्रैवल हिस्ट्री के लोग ही और उनके साथ जो लोग जुड़े और जो उनके कांटेक्ट में आए, अभी तक उसी लेवल पर अगर वायरस को हमने कंटेन कर लिया है तो ये है। अगर कम्युनिटी में एक बार फैलेगा तो उसके बाद चिंता का विषय बन जाएगा। डॉक्टर स्वाति, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो सतर्कता बरते, क्या सावधानी बरते, खासतौर पर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये समय हम सब लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है। ये ऐसा समय है जब हम सबको मिलकर के इससे लड़ना है। हर व्यक्ति इस वक्त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग अगर बस इन 4 बातों का ध्यान रखें कि हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, कोल्ड एटिकेट्स मेंटेन करने हैं, इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, और इस वक्त हमें अपनी ट्रैवल भी अवॉइड करनी है, तो हम लोग आराम से कोरोना से जीत सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की, पैनिक करने की बात नहीं है। और मैं यहाँ पर जाते जाते ये जरूर बोलना चाहूंगी कि चलिए हो जाए कोरोना से 2-2 हाथ, बस 20 सेकंड की है बात, यानी कि बस 20 सेकंड के लिए आपको अपने साबुन से हाथ धोने, वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और एक दूसरे का साथ दें तो हम लोग जरूर इसको हरा सकते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल कोरोना से डरना नहीं है। जो सावधानियां बताई बस आपको वही बरतनी, हाथ आपको बार बार धोने हैं और संक्रमण से आपको लगातार बचना है। हमारे पैनल में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या सावधानी वो बरत सकते हैं। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बनी रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।